तो देखिए, रक्तांचल गुनाहों की गवाही, अतीक अहमद के गुनाहों की गवाही आज लाइव मिल रही है आपको स्टूडियो में। लेकिन अब इस कार्यक्रम का अगला हिस्सा है संरक्षण। अतीक का अंत तो हो चुका है और उसकी खौफ की अनगिनत कहानियां भी सामने आ रही हैं। हमारे स्टूडियो में वो लोग हैं जिन्होंने अतीक का सितम झेला है और वो लोग भी हैं जिन्होंने अतीक की करतूतों को बेहद करीब से देखा है। कुछ ने अतीक पर लगाम लगाने की कोशिश भी की, लेकिन राजनीति के घोड़े में सवार होकर अतीक गुनाहों का बेताज बादशाह बनता गया। अब उसका महल खाक हो चुका है और खंडहर ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। इस पर बात करेंगे कि अतीक को संरक्षण देने वाले लोगों का कितना इसमें हाथ है उसको अतीक डॉन बनाने में। लेकिन पहले एक बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। शाहगंज एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। कल एसआईटी ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी और आज पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। लेकिन जल्दी से आइए आपको बिग वॉल पर मवाली से माफिया बनने की कहानी। रक्तांचल गुनाहों की गवाही तो आप देख रहे हैं, लेकिन माफिया बनने की कहानी आपको दिखाते हैं। देखिए, छोटे क्राइम से होती है अपराधी की शुरुआत और फिर इलाके के ठेकों पर कब्जा करने की लड़ाई वहां शुरू होती है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में ठेकों से वसूली से माफियागिरी की शुरुआत होती है। उसकी किलिंग, किडनैपिंग, इन सब से उसका अकूत साम्राज्य खड़ा हो जाता है। दहशत फैलाकर रंगदारी और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का उस पर आरोप लगता है। भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर वो अपना नेटवर्क बड़ा करता है। नाम और पैसा ये कमाने के बाद संरक्षण के लिए वो सियासत में एंट्री लेता है। और यही सवाल है कि क्या अतीक को संरक्षण दिया गया जिसकी वजह से आज अतीक इतना बड़ा नाम बन गया। देखिए, जल्दी से हम अपने इस बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं और एक बड़ा पैनल है, कुछ लोगों से अभी बात हो भी नहीं पाई है। साबिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साबिर भी श्वेता, मोहनीश और जीशान की तरह उसी अतीक की अपराध की दुनिया के पीड़ित हैं। सीधे साबिर के पास चलते हैं। साबिर, अपने बारे में बताइए और क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। हेलो साबिर, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी टीवी की वॉल्यूम ज्यादा है, वो रिवर्ट होकर इधर आ रही है, उसको कम कर दीजिए। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बोलिए। आप इस वक्त लाइव हैं टेलीविजन पर। जी, देखिए, ऐसा है ना कि हमारे साथ जो है आज करीबन ये 10 साल से मुझे और मेरे परिवार के साथ में लगातार जो है अतीक अहमद का दबाव रहा और उनके गुर्गों का कि अगर 10 करोड़, जैसे वो 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांग ले, कभी वो रास्ते में रोक के मेरे ऊपर पिस्टल सटा करके आसाद कालिया, उसके साथ में जो आसाद कालिया इतनी टाइम सारे लीडरों को चला रहा है अपने अंडर में रख के, वो सब अतीक अहमद के इशारे पे काम करता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो है आसाद कालिया ही जो है 10-15 लोग ऐसे हैं उसके टीम में कि जिनको वो फाइनेंशियली मदद कर रहा है और उसी की मदद पे वो कभी भी किसी की हत्या कर सकते हैं। जिसके तरफ आप आसाद कालिया इशारा कर देगा तो ये आप समझ लीजिए कि उसकी हत्या हो जाएगी। मुझे 2019 से लेकर के 2023 तक अभी मुझे 1 महीने से 15 दिन से थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि अब शायद मुझे कहीं ना कहीं न्याय मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के शासन में जिस तरीके से काम हो रहा है तो मुझे एक भरोसा हुआ है। किस पे भरोसा हुआ है आपको? और आपके साथ आप साबिर एक मिनट, आप क्या काम करते हैं? आपसे रंगदारी जो मांगी गई उसके पीछे अतीक ने क्या कहा और अब आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा हुआ, आपको न्याय मिलेगा। ये भरोसा क्यों हुआ है आपको? जी, भरोसा इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, अभी इस टाइम अभी कुछ टाइम पहले आप देख रहे हैं उमेश पाल जी की हत्या हो जाती है। वो भी एक एडवोकेट हैं, अपने सिविल ड्रेस में है, वो उनकी हत्या हो जा रही है। तो जिस तरीके से प्रशासन आज काम कर रहा है उसी हिसाब से, जैसे मैंने भी एक तहरीर दी, मुझे इतना टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, तो मेरे तहरीर पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, मुझे लग रहा है कि आगे भी प्रशासन इसी तरह काम करेगी और न्याय मिलेगा। आपने एक बड़ी लकीर खींच दी है साबिर यहाँ पर। अभी इस स्टूडियो में इसी राजनीतिक शासन के ऊपर सवाल उठे थे। विभूति जी हमारे साथ है। विभूति जी, आपसे ज्यादा इस बात को कौन समझता है? हमारे साथ देखिए पैनल में प्रेम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। आप एडीजी रह चुके हैं यूपी पुलिस में। और जब अतीक अहमद का ये जो अभी श्वेता का जो मामला था 2022 का, शायद मैं गलत नहीं हूं सर, तो आप उसी प्रयागराज जोन में ही थे। मैं आपके पास सर आता हूं, लेकिन मैं विभूति नारायण जी, साबिर जो कह रहे हैं ये बड़ी लकीर खींच रहे हैं।
साबिर कह रहे हैं कि इस राजनीतिक शासन में उनको ये उम्मीद जगी है कि उनके साथ न्याय होगा। देखिए, अतीक की हत्या किस तरह से हुई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस शासन में एनकाउंटर कैसे हुए, उस पर भी सवाल उठाए लोगों ने। लेकिन जब संरक्षण की हम बात करते हैं तो वहां भी राजनीतिक नेतृत्व आता है, और जब आज न्याय की बात हो रही है तो यहां भी एक अलग राजनीतिक नेतृत्व दिख रहा है। क्या यह सबसे बड़ी चीज है जो यहां पर अब सामने दिख रही है? विभूति जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्लीज सर, आप जवाब दीजिए सर। ये गौरव जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी। देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, बदमाशों की उत्पत्ति जैसे होती है, कुछ इसी तरह से राजनयिकों का भी जीवन काल ऐसे बढ़ता है। और इस मामले में हमारे योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, विशेष हैं और तमाम अन्य राजनीतिज्ञों से अलग हैं। किसी के लिए एक पैसे के मोहताज नहीं है वो। कोई ऐसा हित संघर्ष नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जिसके दबाव में आए। क्यों? बाकी राजनयिक अधिकांशतः जब ऊपर उठते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए, गाड़ियों के लिए, सम्मेलन के लिए पैसा चाहिए होता है। सर, मैं आता हूं, आपने कम शब्दों में पूरी बात, सर प्लीज जल्दी जुनैद जी के पास जाना है मुझे। तो वो फिर जो है वही ब्लैक मार्केटियर बाद में अपना वसूलता है। योगी जी मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मठ था पीछे ये सब करने के लिए, इसीलिए स्वच्छंद भाव से कार्रवाई कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं इस पर एक बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन यहां जो हमारे साथ पीड़ित हैं प्रोफेसर जुनैद, वो साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण आज उनको नहीं मिल रहा है और इसीलिए आज उनको उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। प्रोफेसर जुनैद, आप सहमत हैं इससे? मैं आता हूं सर आपको। इसीलिए प्रोफेसर जुनैद, देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूं कि मैं श्वेता जी को की तारीफ करता हूं और उनको मुबारकबाद दे रहा हूं कि वो जुल्म के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन कमाल ये है कि इनको कोई प्रोटेक्शन भी हासिल नहीं है। ये वैसे ही चली आ रही हैं, कहीं भी आ रही हैं, जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से ये मिली, सीएम से मिली, या भी बता रहे थे कि बहुत स्पेशल हैं योगी जी, और अब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो सका है। ये बहुत कमाल की बात है। ये दूसरी बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक अपराध की दुनिया से उठ करके आदमी कई बार एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, और ये सिस्टम कितना नहीं तो उसको एमएलए और सांसद बनाने वालों पे सवाल उठता है कि नहीं उठता? प्रोफेसर जुनैद, मैं वही नहीं, मैं संरक्षण, क्योंकि हमारी थीम है, उसको संरक्षण देने वाले कौन थे? मैं उसी चीज की तो मैं भी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि उस सिस्टम को जिन लोगों ने प्रोटेक्ट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। हमारे साथ अभिषेक जी है, ठीक है, मैं आता हूं। मैं प्रोफेसर जुनैद आ रहा हूं। अभिषेक जी, समय कम है, मुझे सारे केस के पास जाना। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर जुनैद, आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, क्या ये संरक्षण ही इस अतीक को बनाने का सबसे बड़ा कारण है? और आप अपनी पॉलिटिकल इंक्लाइनमेंट के हिसाब से आप इस पर सवाल उठा दीजिए, वो उस पर सवाल उठा दे, और अतीक जैसे लोग पैदा होते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो अभी अभी बात कर रहे थे कि जस्टिस क्या हो रहा है, आज की तारीख में जस्टिस यहाँ इससे जस्टिस नहीं होगी। जो क्रिमिनल है उन्हें उठाकर आप जेल में डाल दीजिए। अतीक ने कोई एक नहीं, हजारों इस तरह के कारनामे किए होंगे। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे ऐसे मामलों को लें, उठाएं और उनमें न्याय दिलवाएं। सरकार देख, तो आप लोग तो कानून के जानकार हैं, आप लोग तो कानून के जानकार हैं। सर मुझे ये बताइए, फिर ये क्या हम जुडिशरी पे भी सवाल उठ जाते हैं इसको लेकर कि इतना स्लो प्रोसेस होता है कि लोगों को न्याय की उम्मीद ही खत्म हो जाती है? बहुत स्वाभाविक है, जब कार्यवाही तत्परता से नहीं होगी तो हम पर तो सवाल उठेगा ही। लेकिन जो मूल प्रश्न है इस पूरे प्रकरण में, जो हम शायद बात नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि अतीक अहमद क्या था, वो एक प्रश्न है। हमने उसके साथ क्या किया, वो दूसरा प्रश्न है। वो सरकार की सुरक्षा में था, अभिरक्षा में था। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, पुलिस की थी। और इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी चूक है कि इस इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, आर्म्स दिए गए और उसको ओपनली गोली मार दिया गया। ये मेरे ख्याल से पूरे, तो आप कह रहे हैं कि इस पर भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल। चलिए, और इसके लिए एसआईटी बनाई गई है सर, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स को समझते हैं क्या? यहाँ पर सर जल्दी से एक छोटा जवाब, क्या यहाँ पर अपराधियों की ह्यूमन राइट्स की भी बात होनी चाहिए? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो हुआ है इसको लेकर जांच होनी चाहिए।
देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात तो हर एक मामले में होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाज के तौर पर जहाँ तक मानवाधिकारों की बात हम करते हैं, हमारी बहुत बड़ी विफलता रही है। शायद हम लोग समाज के स्तर पर मानवाधिकारों को समझते नहीं हैं और उन पर जो काम हम लोगों को करना चाहिए समाज के तौर पर, वो काम हम करते नहीं हैं। नहीं तो इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या यहाँ पर जिस तरह से बहुत सारे लोगों की भावना सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो जिस तरह का अंत हुआ इसका ऐसा ही अंत होना चाहिए था, क्या ये बोलना चाहिए? ये मानवाधिकारों का हनन हर तरफ है। हाँ, जो लोग सताए गए हैं उनका भी मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और ये लोग जो दो लोग यहाँ सामने हमारे बैठे हैं, इनका भी मानवाधिकार सताए गए हैं, इनके मानवाधिकार आपने बड़ी लकीर यहाँ पर खींची कि मानवाधिकार दोनों तरफ से देखना चाहिए। विभूति जी, आपके पास मेरा सवाल आया था, अब तक आवाज पहुंची नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं फिर से वही पूछ रहा हूं सर, क्या ये राजनीतिक संरक्षण की ताकत है जिस वजह से अतीक अहमद बना? ये आप भी कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण था उसको। क्या ये माने कि आज जिस तरह से अतीक का जो भी हाल हुआ, हालांकि वो गलत हुआ, इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, पुलिस अभिरक्षा में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन क्या ये न्याय की उम्मीद जगाता है क्या? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे साथ पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद जगी कि उनको न्याय मिल जाएगा। देखिए, इस तरह से पुलिस अभिरक्षा में किसी को मार करके अगर न्याय देना है तो मैं नहीं समझता कि यह न्याय किसी तरह से भी सम्मान योग्य है। अतीक को गिरफ्तार करके अतीक को अदालत के सामने पेश करके और एक मामले में अदालत ने सज़ा दे भी दी थी और अब उसके तमाम मामले अदालत में खुल रहे थे, आ रहे थे, उसके भाई को भी सज़ा हो सकती थी। तो ये तो एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। वो राज्य की अभिरक्षा में था, स्टेट की कस्टडी में था, ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उसकी जान माल की हिफाजत की जाए। तो ये इस तरह से तो न्याय दिलाना तो ये तो किसी भी सभ्य समाज। और मेरे साथ, क्योंकि सर आप देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर विक्टिम्स भी हैं, मेरे साथ प्रेम प्रकाश जी भी हैं। प्रेम प्रकाश जी, आप थोड़ी देर से जुड़े, श्वेता हमारे साथ स्टूडियो में है और श्वेता ने कहा कि 2022 में उनकी जमीन हथिया ली गई, जबरदस्ती उनसे उनके पति से साइन करवा लिया गया कचहरी में। प्रेम प्रकाश जी, आप क्योंकि प्रयागराज में रह चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी आप रहे हैं, क्या यहाँ पर श्वेता से आप बात करना चाहेंगे? श्वेता प्रेम प्रकाश जी हैं, इनको बोलना चाहेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, फिर मैं उनका रिएक्शन लूंगा, बताइए। जी सर, क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड और मामा ससुर को मेरे को उठाने और मारने की धमकी देके 20 लाख में कहते हैं पूरी 2.5 करोड़ की कहते हैं प्रॉपर्टी लिखवा ली गई, जिसमें 15 लाख के 3 चेक दिए गए और 13 लाख रुपए चेक उसे कैश करा के वापस भी ले लिए गए। और उसके बाद तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आप सर, पुलिस मेरे को ही सम्मन भेजा गया है कि उनको यानी हाँ कि हम लोग शांति भंग कर सकते हैं, तो एक बार आके बयान दीजिए। और मैं 1000 बार बोल चुकी, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि ओम प्रकाश सभासद मार्ग है और देवर है मेरे, क्या बोलते हैं, जो जासिम है, लेकिन अभी भी वो FIR में सुधारा नहीं गया। और साथ में ये क्या आप लोग क्या लेकर आए, ये क्या दिखा रहे हैं आप? दिखाइए जरा, ये फोटो क्या है? दिखाइए श्वेता, ये क्या है सर? ये क्या बोलते हैं, ज़ूम कीजिए इसको कैमरा जी, दिखाइए। ये अली है, हाँ। अतीक का बेटा, ये रणविजय सिंह है, और ये उनके वकील हैं कहते हैं अतीक के, और ये क्या बोलते हैं अशरफ का साला है। ये सारे एक साथ जब कहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो साथ में ही चल रहे थे। इसके वीडियो भी है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो इससे बड़ा सबूत ये मैं खुद खोजी हूँ, तो पुलिस तो जांच में बहुत कुछ खोज सकती है। और इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो तो जितने बार। पीछे भी किसी का नाम दिख रहा है, ये कौन है? जी, ये मोहम्मद आसिफ है और ये सभासद उनका चुनाव लड़ने के लिए गया था, शायद उसको टिकट नहीं मिली, लेकिन जब ये क्या बोलते हैं पहले तो वकील बन के लोगों को कहते हैं, यानी वकील लोग का तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे जो बुरे वकील हैं उन लोग के लिए है कि कब्जा कर लो, 10-11 वकील घुस जाओ। इनके ऊपर आप क्या आरोप लगा रही हैं? जी, ये भी क्या बोलते हैं मोहम्मद आसिफ जो धमकी दिए थे हमको, यही आदमी है जो हमको धमकी देने इन्होंने आपको धमकी दी? जी जी, अतीक के नाम पे, और ये मेरे को जान से मारने की धमकी खुलेआम दिया। जान से मारने की ये आरोप लगा रही हैं आप? जी जी, आपके आरोप हैं? जी, लगभग 100 लोग इकट्ठा भी हो गए थे क्योंकि रोड की जगह थी, 8 बजे का टाइम था। मैं जाके ये बोली कि आप किसी से 20 लाख में कैसे प्रॉपर्टी लिखवा सकते हैं किसी की। अब मेरे हस्बैंड जब मेरे को बताया तो सीधी सी बात है, रिएक्शन जो था मेरा कि इन लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं उनके प्रेम प्रकाश जी, देखिए न्याय की बात हो रही है तो न्याय तो इधर भी मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, इनको क्यों ये कह रहे हैं कि पुलिस से हमें वो यहाँ पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो इनको लगता है कि मौजूदा सरकार में जिस तरह से पुलिस माफियाओं के खिलाफ काम कर रही है, जो माहौल बना है उस तरह का मिलना चाहिए? देखिए, जो अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है जी, उस सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे किसी वर्ष में हुई है तो वो वर्ष था 2021 और 2022। अरबों रुपए की संपत्ति का इसका जब्तीकरण किया गया 14 गैंगस्टर एक्ट में। जितने भी
हमारे पास कंप्लेंट्स आती थी, ये इंश्योर किया गया कि उसको दर्ज किया जाए। हाँ, ये बात सही कह रही हैं कि वहाँ कुछ इस प्रकार के गैंग हैं जो वकीलों के वेश में इकट्ठे होकर और वो फिर कोशिश करते हैं कि ज़मीनों को लिखा लिया जाए या उस पर कब्जा कर लिया जाए। इसी मामले में, अतीक के मामले में एक घटना हुई थी कि कोर्ट में उमेश के साथ भी इसी तरह से इन्होंने किया था। जो एडवोकेट उमेश जिनकी हत्या कर दी गई, कोर्ट में काफ़ी सारे, क्योंकि ये बड़ी संख्या में एक साथ चलते हैं और वो कहेंगे कि हमारा तो प्रोफेशनल काम है। वकीलों को काफी सारों को इन्होंने अपने उस पे पैनल पे रखा हुआ था। नहीं, लेकिन प्रेम प्रकाश जी, क्योंकि मैं आपसे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप उस समय इलाहाबाद में थे, आप पुलिस के बड़े अधिकारी थे जब ये सब मामला हो रहा था और आप कह रहे हैं कि हमारे समय में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। अतीक के बहुत सारे गुर्गे हैं जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो श्वेता कह रही है। ऐसे इनका देखिए बहुत बड़ा गैंग है, इंटरस्टेट गैंग है और लगातार जब भी कभी सूचना इस तरह की मिलती थी, एक बार मौके पर जाकर मुझे पकड़ना पड़ा। बल्ली नाम का इनका एक क्रिमिनल था, उसने भी इसी तरह का कब्जा किया हुआ था। संभवतः इन्होंने, श्वेता जी ने अब हमारे सामने कभी आई नहीं होंगी। वैसे तो मैंने देखा कि जितने भी हमारे जोन कार्यालय की जन सुनवाई थी, कोई भी व्यक्ति आ सकता था। श्वेता कुछ कहना चाह रही हैं इन कैमरा कार्रवाई चलती थी जिसका नाम है जन सुनवाई, जिसके वीडियो। क्या बोलते हैं, असल में मैं सर से मिल नहीं पाई और जब मेरे को सर के बारे में पता चला कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरी बदकिस्मती ये थी कि उनका रिटायरमेंट हो गया, जिसलिए मैं मिल नहीं पाई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इनका एडीजी वाला नंबर था, वो नंबर किसी और को शायद दे दिया गया, मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था। प्लस क्या बोलते हैं, मैं सोशल मीडिया से भी इनके क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखी हूँ ताकि इनका कुछ भी वीडियो आए तो मैं देखूं, क्योंकि ये बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। आप इनसे मिल नहीं पाई? नहीं मिल पाई। चलिए ठीक है, लेकिन मैं अभी अपने मेहमानों के पास जाऊं, हमारे साथ कुछ और यहाँ पर जो गेस्ट बैठे हुए उनके पास जाऊं, उससे पहले कुछ हम आपको और दिखाना चाहते हैं क्यों और कैसे बनते हैं माफिया। जरा देखिए, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक यूपी में ये मामला है। यूपी में क्यों बनते हैं अतीक जैसे गैंगस्टर्स? आप देखिए, यूपी में हर साल 4 लाख करोड़ के सरकारी ठेके निकलते हैं। सरकारी ठेके पर कंट्रोल के लिए गैंगस्टर्स वहां पर फिर बनते हैं। रेलवे स्क्रैप, सड़क बनाना, बालू निकालना, ये तमाम ठेके वहां पर होते हैं। सरकारी खरीद, खनन और निर्माण के ठेके पर ही होते हैं। टेंडर की पूरी प्रक्रिया में अपराधियों का दखल वहां पर बढ़ने लगता है और उस वजह से फिर यहां पर यह मामला सामने आने लगता है। लेकिन इसी बीच प्रयागराज में अतीक का कैसा आतंक था, ये उस इलाके में पोस्टेड पुलिस अधिकारी भी जानते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे ने अतीक के आतंक से जुड़ी एक घटना हमें बताई है, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। आप जो करेली में हैं, खुल्दाबाद में हैं, चकिया में हैं, धूमनगंज में हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए। अगर आप लखनऊ जाइए, कौन बचा है जिस पर उंगली रख दी वो ज़मीन, और इस ज़मीन के धंधे में ही उसका झगड़ा शुरू हुआ। जो जो रास्ते में आता गया उन सबको निपटाया उसने, जो जो रास्ते में है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी क्या गवाही दे रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। शोएब जमाई हमारे साथ हैं इस बीच पैनल में। शोएब, सवाल यहां पर यह है कि क्या अब ये माने कि अतीक ने अतीक कर दी थी, हालांकि उसके साथ जो हुआ वो सवालों के घेरे में है। जी शोएब। देखिए, मैं फिर से एक गंभीर सवाल उठा रहा हूं कि जिस पीड़िता ने पुलिस पर भरोसा करके 2022 में योगी जी के राज में गई अपनी शिकायत लेकर के, उसी पीड़िता को कहा जाता है, श्वेता को कहा जाता है कि भाई ये तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा है। तो क्या नीचे स्तर पर अभी भी करप्शन व्याप्त है? नीचे स्तर पर अभी भी क्या थाना मैनेज होता है? क्या वहाँ पे लोकल कोई नेक्सस कार्टेल अभी भी इतना वर्क कर रहा है, इतना पावरफुल है कि इतने चुस्त दुरुस्त दावे करने वाली सरकार के राज में भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? ऊपर के अधिकारी बहुत ईमानदार। आप शायद नहीं थे इस समय, जब मेरी बात आप सिराज से हो रही थी उस वक्त आप यहाँ पर नहीं थे। सिराज ने एक बड़ी लकीर खींची थी। सिराज, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? शोएब कह रहे हैं कि योगी सरकार में आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और आप कह रहे थे कि योगी सरकार की वजह से आपको उम्मीद जगी है। सिराज, कुछ कहना चाहेंगे आप शोएब को? ये विरोधाभास बना रहेगा कि भाई आप 2017 से एक पीड़ित, साबिर को भी सुन लेते हैं, वो पीड़ित है। साथ ये साबिर बोलिए। 2022 में इनके साथ मामला हो रहा, तो साबिर को सुन लीजिए। पॉलिटिकल बात नहीं है। साबिर बोलिए। असल में देखिए, हमको अक्सर लगातार दबाव बनाया जाता था मेरे ऊपर, क्योंकि एक मुकदमे में मैं पैरवी करता था। उस पैरवी में अतीक अहमद और अशरफ दोनों मुलजिम थे।
उनको कोर्ट द्वारा मुलजिम बनाया गया था। जब वो मुलजिम हुए उसी मुकदमे में उनको एक डर सा था कि कहीं मेरे पैरोकारी करने से उनको सजा ना पड़ जाए, तो इसलिए वो मुझे अक्सर रास्ते में उसके गुर्गे साथ कालिया उसके साथ में 10, 12, 15 लोग अक्सर रहते थे, ये रोक करके मुझे इनका आतंक इस तरीके से था कि रास्ते चलते वाले जो लोग मिलते थे वो इनके डर से कभी आवाज नहीं उठाते। नहीं साबिर, क्योंकि समय कम है। शोएब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सरकार में सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार भी, इस सरकार में भी क्या अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आप इससे सहमत हैं क्या? आप यहाँ कह रहे थे कि आप अभी हमको लगता है कि न्याय मिल जाएगा, अभी आप ये कह रहे थे। बगैर संरक्षण के तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इतनी हिम्मत कर ले। नहीं, कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उनका बेटा जो है रंगदारी मांग ले, उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ जो बसपा के लोग भाजपा में अब आए उनके साथ भी व्यापारिक रिश्ते हैं, तो वो योगी जी से सेटिंग कर लेंगे, बात तो वही बन जाएगी। नहीं तो फिर इसको फिर एक सवाल बताइए, फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इसको धर्म का एंगल देना सही है? शोएब, क्या इस मामले को धार्मिक एंगल देना सही है? की तारीफ में उसके बारे में बताइए, क्या सेटिंग की कोई बात चल रही थी? शोएब, मेरी सवाल आप नहीं सुन रहे। क्या इस पूरे मामले को धर्म का एंगल देना भी सही है? काम करता है वो आम जनमानस। अरे तो आप उस नेक्सस पे क्यों नहीं बोलते शोएब, जो इससे पहले काम कर रहा था, जिसके बारे में तमाम पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं? क्योंकि उनको संरक्षण देकर कैसे? पिछले 2 टर्म से सरकार आपकी है, वर्तमान में जो 2-2 पीरियड आपके पास आए हैं वो इसी टर्म में उनके साथ जुल्म हुआ है। मैं पिछली सरकार को क्यों पूछूं? इसी टर्म श्वेता जवाब देना चाह रही है आपको। श्वेता कुछ बोल रही है, ठीक है। आप जिनका रेफरेंस दे रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। सुनिए शोएब, आप दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। श्वेता बोलिए, आप क्या बोल रही थी? यहाँ पे मैं सरकार की नाकामी दिखाने नहीं, मैं बस कहते हैं योगी जी से अपनी बात पहुँचाने के लिए आई हूँ। क्या है ना कि छोटे जो कहते हैं तबके के जो अधिकारी होते हैं कई बार बदमाशी करते हैं पैसों के लिए, उससे किसी के जुड़े होने का कोई वो नहीं है। लेकिन ये योगी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। योगी सरकार है करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। योगी सरकार ना होती तो शायद मैं नहीं बैठी होती। और एक चीज समझिएगा कि योगी जी का जो बिकने और किसी से कर लेने का बात तब आता है, योगी जी ऐसे इंसान है, आदमी क्यों कहते हैं घूस खाता है, उसका एक सीधा सा चीज है, मैं पूरा कर रही हूँ। जल्दी पूरी कि ये कहते हैं घूस खाने वाले होते हैं जिनके आगे पीछे कुछ होता है, वो नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि आपको योगी सरकार पे भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल ठीक है, शोएब को ये जवाब है, लेकिन जल्दी से अब दिखा देते हैं क्योंकि यूपी में एनकाउंटरों को लेकर भी बड़े सवाल उठे हैं और शोएब भी शायद अभी उस बात पे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से आइए बिगवाल पर आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये आप देखिए यूपी में अभी तक के जो एनकाउंटर हुए हैं 2017 से अभी तक लेकर कितने क्रिमिनल ढेर हुए हैं, इसको लेकर एक आंकड़ा दिखाया गया है। कुल 183 एनकाउंटर 2017 से लेकर 2022 तक जो बताया गया, जो आंकड़े दिए गए, उसमें हिंदुओं के एनकाउंटर में मरने वाले जो अपराधी थे वो 126 थे और मुस्लिम जो थे जो 57 मौत हुई है। ये देखिए, आप इसको समझिए। फिर साल 2017 मारे गए क्रिमिनल 28 जिसमें 14 मुस्लिम थे। साल 2018 मारे गए क्रिमिनल 41 जिसमें 14 मुस्लिम थे। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, 2019 में 34 क्रिमिनल मारे गए जिसमें 11 मुस्लिम थे। 2020 जिसमें 26 क्रिमिनल मारे गए, 5 उसमें मुस्लिम थे। 2000 अब सवाल यहां पर यह है कि इसको आप किस चश्मे से देखना चाहते हैं। 2021 में 26 क्रिमिनल मारे गए, 7 मुस्लिम, और 2022 में 14 क्रिमिनल मारे गए, 1 मुस्लिम। प्रोफेसर जुनैद, इससे तो ये साफ है कि इस पे आप धार्मिक एंगल क्यों देते हैं इसको? धार्मिक नहीं, आप नहीं। प्रोफेसर जुनैद, आपकी बात होगी। मेरे लिए वाकई ये शर्म की बात है कि मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं और क्राइम की दुनिया में हिंदू और मुसलमान देख रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अपराधी बड़े हैं या गवर्नमेंट बड़ी है, ये बड़ा सवाल है। तो आप ये मानते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी बात पे तालियां होनी चाहिए, एक बार तालियां होनी चाहिए जुनैद जी की बात पे। फिर आप ये मानते हैं कि इस पूरे मामले को धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए? जो नहीं, तो फिर सुनिए, जो ओवैसी कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो इसको धर्म का एंगल देना चाह रहे हैं, आप उनको कंडेम करते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब इनका बेटा असद मारा गया तो उस वक्त मैंने खुद कहा कि भाई पुलिस का अपना एक तरीक़ेकार है। नहीं, मुझे देखिए सर, साहब समय कम है। क्या ओवैसी ने जब इसको धर्म का एंगल दिया? नहीं जुनैद साहब, क्या ओवैसी ने जब इसको धर्म का एंगल दिया वो गलत किया, सही किया? क्या इसको धर्म का एंगल देना सही था? आपने मेरे पर सवाल उठाया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं सवाल का जवाब दे सकता हूं प्लीज? मुझे पूरा बोलने की इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अतीक अहमद का मर्डर पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ है, हथकड़ी लगा करके हुआ है और अपराधी ने किया है। अपराध इस वक्त बढ़ा हुआ है या पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा हुआ है और गवर्नमेंट कानून का राज है या जंगल राज है, ये सवाल है। बहुत बढ़िया बात है। फिर इस पर हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। मुस्लिम की बात ही मैं नहीं। शोएब बोलिए जल्दी से। पुलिस का मनोबल गिर जाना चाहिए। जल्दी बोलिए। हम देखते हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर में अगर आपने इसकी बात की है, सिर्फ इस वजह से जांच होने की मनाही हो रही थी कि उसके अंदर पुलिस का मनोबल टूट रहा था। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि इस तरह
तरह से किसी को हथकड़ी लगा करके और कोई अपराधी आके मार कर चला जाए, ये अपराध जगत इस वक्त कितना आगे बढ़ा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ में आता हूं शोएब, लेकिन एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। ललित मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट है, और जब वो जेल सुपरिटेंडेंट थे तब उनके उस वक्त जेल में अतीक अहमद बंद था। और योगी ललित जी मैं आ रहा हूं, जुनैद जी आ रहा हूं। ललित जी यहाँ अतीक अहमद को लेकर जो बात हो रही है, आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अतीक के गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि जेल से वो अपना साम्राज्य चला रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, वर्ष 2002 की बात है। वैसे मैं नैनी जेल में 2 बार पोस्ट हुआ। प्रारंभिक नियुक्ति में 81 से 87 तक था, तब मैं डिप्टी जेलर था, और उसी दौरान अतीक अहमद जेल में आए थे। तब वो कोई बहुत नामी गिरामी अपराधी नहीं थे। उस समय चांद बाबा नाम का एक छोटा सा डील का गोरा सा लड़का था जो अपराधी था, लेकिन जेल में उसके इखलाक बहुत अच्छे थे, जेल के नियमों का पालन करता था। उसी के साथ उसमें फिर ये अतीक अहमद भी आ गए। बाद में इलेक्शन हुआ, चांद बाबा इलेक्शन लड़ रहे थे, उसी में मारे गए। लोगों ने बताया कि इसमें अतीक अहमद का हाथ है। उसी के बाद अतीक अहमद फिर एक अपना स्थान इस्टेब्लिश कर लिया था। उसके करीब 15-16 वर्ष बाद जो है, मैं फिर दोबारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण पद होती है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो मैं जब नैनी जेल में आया, 2002 की बात है, उस दौरान अतीक अहमद वहाँ बंद थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा, पहले दिन की बात मैं बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे मैं जेल में पहुँच गया था और रात को 11:30 बजे मैं बाहर निकला। रात को 11:30 बजे जेल बंद हुई, जबकि जेल नियमों के अनुसार सनसेट के बाद जेल बंद होना चाहिए 7:30 मैक्सिमम 7:45 तक जेल बंद हो जाना चाहिए। मैंने फिर डिप्टी जेलरों को वहाँ बुलाया, जो वहाँ के और अधिकारी थे, सबको बुलाया। हमने कहा भैया ये इस तरह से कैसे कहा तुम लोगों ने, तो यहाँ इस जेल में तो अराजकता फैली हुई है। तब बताया साहब हम लोग क्या करें, वो विधायक जी के उनके जो है अदालत देर से मंगवाते हैं, और ये किस वो अदालत आती है 10 बजे, ये सर किस सन की बात है जो आप बता रहे हैं? सब मुलाकात होती रहती है। ये 2002 वर्ष 2002 की बात मैं बता रहा हूँ। 2002 की बात है, ठीक है। फिर जो है मैंने अधिकारियों के साथ कहा अच्छा ठीक है, हाँ से फिर मैंने अपने अधिकारियों से कहा ये नहीं चल पाएगा मेरे समय में। फिर मैंने दूसरे दिन जो अदालत दे जाती है, पुलिस की गाड़ी लेकर के दरोगा जी आए, उनको मैंने समझाया कि भाई देखिए इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो वो इस कदर मिले हुए थे। वही नहीं, हमारे ये चाहे पुलिस विभाग हो चाहे जेल विभाग हो, फिर तो मेरे ख्याल से अतीक अहमद के साथ साथ उन पुलिस अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, उन नेताओं की भी जांच होनी चाहिए जो लगातार उसको अभी तक संरक्षण देते आ रहे थे। अब मैं अब बिल्कुल क्यों नहीं, अब बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मिले होते हैं। हमारे खाकी वर्दी पहनते हैं सरकार की और ड्यूटी दूसरे की बजाते हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनकी संख्या मुश्किल से 1% 2% होती है। नहीं तो फिर ठीक है, मैं आपके सवाल को यहाँ अभिषेक जी के पास लेके जा रहा हूँ। अभिषेक जी, फिर तो जो न्यायिक जांच आयोग बना है उसको इन सब की भी जांच करनी चाहिए कि कौन कौन अतीक का साथ दे रहा था। बिल्कुल, और ये रिक्वायरमेंट भी है। अगर किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो कौन कौन को कॉन्स्पिरेटर है, किसने अबेटमेंट की है, किसने एंगेज किया है, किसने इंस्टिगेट किया है, इन सारी चीजों के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है आईपीसी में। इन सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी आगे से फ्यूचर में कोई पुलिस वाला के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसा संरक्षण दे सके। बिल्कुल सबकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं अब इसी सवाल को शोएब आ रहा हूं आपके पास। रजन सर, अभी देखा आपने यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। फिर एक सेक्शन उठकर ये क्यों आने खड़ा हो जाता है कि भाई एनकाउंटर में देखिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये अतीक अहमद मुसलमान था इसलिए इसकी इस तरह हत्या करा दी गई। क्या आप लोग जब कोई जांच ऐसी करते हैं तो उसमें क्या धर्म के एंगल से कुछ ऐसा जांच करते हैं क्या? देखिए गौरव जी, ये सर्वविदित है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो उसका धर्म उसकी वर्दी है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है। और जब काम करते हैं हम लोग वहां पे, तो चाहे अगर जैसे कोई हिंदू अधिकारी है, किसी हिंदू पे कोई एक्शन लेना है बिल्कुल निर्भीकता से करेगा। कोई मुसलमान अधिकारी है, किसी मुसलमान पे एक्शन लेना है तो बिल्कुल निर्भीकता से करेगा। पुलिस विभाग में जो है कोई वो भेदभाव नहीं है। प्रॉब्लम होती क्या है कि नेतृत्व क्या है।
नेतृत्व जो है कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए जो है इस प्रकार के सवाल उठाता रहता है। ठीक है, जीशान हमारे साथ हैं। मैं आ रहा हूं शोएब आपके पास। जीशान, आप भी भुक्तभोगी हैं अतीक अहमद के अपराध के इस साम्राज्य के। पूरी बात आपने सुन ली, हिंदू मुसलमान भी हो गया यहाँ पर, हालांकि आप खुद भी मुस्लिम हैं। यहाँ पर अतीक के अपराधों की गवाही भी हो गई। अब आप बताइए, क्या यहाँ पर अतीक ने अतीक के साथ जो कुछ हुआ यहाँ पर, उसमें क्या हिंदू और मुस्लिम का चश्मा लगाकर इस पूरे मामले को देखना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम आपको बता दें, अगर ये बाबा जी की सरकार ना होती तो ये जो हम लोगों ने आवाज़ उठाई, ये नामुमकिन था। आपको बता दूं, 2016 की बात बता रहा हूँ मैं, पहले की सरकार की बात बता रहा हूँ। 2016 में यही बेनीगंज है, यहाँ पे खुलेआम गोलियाँ चलती है, अतीक के गुर्गे लोग गोली चलाते हैं। वो पीड़ित जाके FIR भी कराता है, वो FIR कूड़ेदान में फेंक दी गई। आज तक उसमें, मतलब 2016 की बात, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और वैसे ही वो घूम रहे थे। फिर बाद में जब हमारे बाबा जी सरकार आई तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोगों ने उनका ये 5-6 साल का जो कार्यकाल देखा कि किस तरीके से माफियाओं पे या तो गुंडों पे जैसे एक्शन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आज जो हमने आवाज उठाई ये इससे नहीं, लेकिन इसी पैनल में शोएब हैं जो लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार में जरूर कहीं ना कहीं लोग, अपराधियों को अभी भी संरक्षण मिल रहा है। असल में हमें लगता है शोएब भाई किसी के पीड़ित नहीं होंगे। जो इंसान पीड़ित होता है वो बता सकता है कि हमें किस सरकार में या किससे हमें मदद मिली है। अब शोएब भाई को तो शायद हो सकता है किसी माफिया से इनका पाला ना पड़ा हो, क्योंकि जब माफिया का फोन आ जाता है तो सिर्फ उस इंसान की नींद नहीं उड़ती है, उस घर भर की नींद उड़ जाती है कि कहीं मेरा बेटा ना जवाब देंगे इसका, कहीं मेरे बेटे का अपहरण ना हो जाए। ईशान जवाब दे देते हैं, आप जो कह रहे हैं शोएब जवाब देना चाहते हैं उसका। ये देखिए, जीशान ने तो खुद इस चीज़ को झेला है, तो मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कटाक्ष करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि इसी योगी राज्य में लखनऊ से मेरे ऊपर ये आदेश जारी करते हैं कुछ हिंदू संगठन के लोग कि शोएब जमई का सर तन से जुदा कर देंगे, और कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस कंप्लेंट करने के बावजूद, क्योंकि वो लोग सत्ता के करीबी हैं। तो भुक्तभोगी तो हम भी हैं कहीं ना कहीं अलग तरीके से। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूँ वो एक, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, मैंने कहा कि इस मामले में हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं आ सकता कि वो पूरा आप पूर्वांचल का इलाका देख लें तो वोटर उस इलाके में कितने प्रतिशत होंगे मुसलमान? 15%, 13%। आपने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, आपने कहा कि सरकार में राजनीतिक संरक्षण अभी भी मिल रहा है अपराधियों को। जो आदमी 5 बार विधायक रहा हो, निर्दलीय और फिर सांसद रहा हो, वो सिर्फ मुसलमान के वोट से नहीं जीतेगा। सब तरफ के वोटर, चाहे हिंदू वोटर हो, मुस्लिम वोटर हो, दलित वोटर हो, सारे उनको वोट देते आए। फिर आप ये मानते हैं शोएब की जो लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए? इसलिए यहाँ से ये वोटर जो है उनको बना रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति वहाँ बन रही है जो उनको सांसद बनाया जा रहा है, 5 बार विधायक बनाया जा रहा है, वही लोग चुन रहे हैं, उसी क्षेत्र के लोग उनको बना रहे हैं। कोई मुसलमानों ने तो सिर्फ नहीं बनाया ना, सारे लोग ने वोट दिया होगा तभी वो जीत सके हैं। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल उठता है मतदाताओं के उस विवेक पर। नहीं, सवाल मतदाताओं के साथ साथ उन पार्टियों के ऊपर भी उठता है, रॉबिन हुड मानते हैं और उसको विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, फिर कहते हैं देखो जी गैंगस्टर समय कम है। विभूति नारायण जी नहीं है, कई बृजभूषण सिंह जैसे लोग हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं। वही तो सवाल है, वही सवाल लेके जा रहा हूं। विभूति सर, फिर तो उन पॉलिटिकल पार्टियों पर भी सवाल उठता है ना जो अतीक अहमद जैसे लोगों को टिकट दे देते हैं कि जाओ विधायकी लड़ो, सांसदी लड़ो, और वो जीत भी जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं वहां संसद में। और केवल अतीक अहमद की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर बड़े गंभीर आरोप हैं। शोएब होल्ड ऑन, शोएब होल्ड ऑन, बोलिए विभूति सर। वही सवाल लेके मैं गया विभूति जी के पास। विभूति सर, क्या अतीक अहमद जैसे लोगों को टिकट देना, उनको चुनाव लड़वाना, उनको राजनीति में लाना, क्या उन पॉलिटिकल पार्टियों पर सवाल नहीं उठाता? ये भाई 5 बार वो निर्दलीय एक मिनट सर, एक मिनट, वो देश की बड़ी बड़ी पार्टियों से भी रह चुके हैं विधायक। विभूति जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे अगर आप कहने 1 मिनट बात कर लेने दें। आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है शोएब इस सवाल से? आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? उसको जवाब देने दीजिए। जहां से आपका हो गया विभूति जी हाँ, तो वही तो सवाल है, वही तो सवाल है। इधर उधर की बात करते नहीं है। अतीक अहमद को अतीक अहमद किसने बनाया, इस पे बात करते हैं। विभूति सर, हाँ देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका नहीं था जहाँ से अतीक लड़ता था। अतीक को नॉन मुस्लिम वोट भी मिलते थे, खासतौर से दलितों और पिछड़ों के वोट मिलते थे। तो ये कहना कि वो किसी सांप्रदायिक कारण से जीत रहा था, ये सही नहीं था।
वो उसका आतंक, उसके पास पैसा, उसका और पॉलिटिकल पैट्रनेज, ये सारी चीज़ें मिल करके उसे चुनाव लड़वा रही थी और जितवा रही थी। मैं सिर्फ देखिए एक चीज़ कहूँगा, हिंदू मुसलमान का सवाल आया, रंजन द्विवेदी ने बहुत अच्छा एक आदर्शवादी स्थिति चित्रित की है, लेकिन ये कम्युनल प्रेजुडिसेस पुलिस में है। ऐसा नहीं है कि वर्दी पहनते ही हिंदू पुलिस वाला सेकुलर हो जाता है, मुसलमान पुलिस वाला सेकुलर हो जाता है, क्योंकि कम्युनल वायलेंस के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। तो वहाँ पर हिंदू पुलिस वाला अक्सर मुझे ज़्यादातर कम्युनल राइट्स में हिंदू की तरह बिहेव करता मिला, या मुस्लिम पुलिस वाला पूरी तरह सेकुलर नहीं दिखाई दिया। तो ये कम्युनल प्रेजुडिसेस तो चूंकि समाज में वो पुलिस में भी आ जाती हैं। जी सर। लेकिन इस मामले में तो आप देखिए, अतीक के ज़्यादातर पीड़ित मुसलमान हैं। अतीक के लिए पैसा ही सबसे बड़ा धर्म था, तो अतीक के तो अतीक शो वन बाय वन, शो उनकी बात पूरी हो जाए फिर आते हैं। अपनी बिरादरी के लोगों को नहीं छोड़ता था, तो वो तो आपकी आवाज नहीं जा रही है। अतीक किसी धार्मिक कारण से वो कर रहा था, ये गलत था। वो सिर्फ पैसे के लिए वो मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा सता रहा था। ठीक है, मेरे पास समय कम है, विभूति सर मैं आता हूं आपके पास। प्रेम प्रकाश जी से भी बात कर लेते हैं। प्रेम प्रकाश जी, जो विभूति जी कह रहे हैं ये एक कड़वी सच्चाई है जो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर अपराधियों से निपटना है तो सरकारों को अब और सख्ती दिखानी होगी, और कम से कम उनको राजनीति में तो ना लाएं पॉलिटिकल पार्टियां, इतना तो कम से कम रहम कर दें कि उनको आप नेता, विधायक, सांसद तो ना बनाएं? जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक किसी सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, वो भी टॉप लेवल से, कि माफिया से लड़ना है, अपराधियों को भेजना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण मिलता रहता है। और आपने देखा होगा कि ये सब जो संभव हो पाया है 2017 के बाद जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई है, तब जो पिछले सभी केसेस में जितने भी इन्होंने केस किए थे, अतीक ने, अशरफ ने, सभी में जमानतें पा चुके थे। 2010 में, 2011 में, इनकी 2022 में आके हमने कम से कम 10 केसेस में इनकी जमानतें निरस्त कराई हैं। और इनकी जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक विल पार होगी तो सब कुछ होगा, आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। मेरे पास समय कम है। श्वेता, तो आपको लगता है कि इस सरकार में या जो भी अभी आपके सामने जो सिस्टम है उसमें ये विल पावर देखती है कि आपको न्याय मिलेगा और अतीक के खात्मे के बाद उसका जो साम्राज्य है वो खत्म होगा? जी सर, क्या बोलते हैं, मेरे को लगता है कि अब मेरे को न्याय मिलेगा, इसीलिए मैं आज सामने आई हूँ। और मेरे को लगता है कि एक माफिया को माफिया बनने के लिए सिर्फ सिस्टम का सपोर्ट नहीं, जो जनता का डर भी है जो उस माफिया को माफिया बनाता है। आज मैं क्या बोलते हैं जैसे खड़ी हूँ और आके अपनी बातें रख रही हूँ, और उसके साथ में क्या बोलते हैं कोई 4 लोग नहीं खड़े होंगे, वो तो डर के मारे अंदर चले जाएंगे। तो जब हम लोग एक दूसरे के साथ में खड़े होंगे, अगर एक को प्रॉब्लम है तो दूसरा खड़ा होगा, उससे भी क्या बोलते हैं माफिया बनने कम होंगे। तो उसके लिए हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। अगर मैं आके बोलती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है तो उसको आइए तो साथ में। ठीक बात है आप कह रही हैं, और इसीलिए देखिए समय खत्म हो चुका है और हम सर समय खत्म 10 सेकंड सर प्लीज, जल्दी 1 सेकंड मिल जाएगा तो। जी बोलिए। देखिए गौरव जी, आप एक छोटी सी बात कह रहे हैं, ये माफिया खत्म होने से क्या माफिया राज खत्म होगा? वो तभी खत्म हो पाएगा जब पुलिस की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा। सर ये तो पुलिस रिफॉर्म जो है वो जब तक नहीं होगा, जब तक जो वो तो दूसरी बहस हो जाएगी सर। लेकिन इंसाफ मौजूदा सिस्टम से उम्मीद जगती है, ये सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर बैठी एक यहाँ पर भुक्तभोगी कह रही हैं। और उम्मीद है जब इंसाफ की बात होगी तो उसमें वो जांच भी सामने आएगी, जिसमें पुलिस पर जो गंभीर सवाल उठे हैं वो भी कहीं ना कहीं जांच होगी इस पूरे मामले में। इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा और अतीक की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की भी पूरी जांच होगी और उसके जिम्मेदारों को भी सामने लाया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए, आप सभी की तरफ से, और आप सभी के लिए भी बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए। थैंक यू।